नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में चैप्टर 11 देखने वाले हैं, जिसमें बात होगी तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना। सरफेस, सरफेस सेगमेंट, पॉइंट, लाइन, कर्व, लाइन सेगमेंट, रे एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही डीप में हम इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो फ्री क्लासेस की आज 11वीं सीरीज है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसके बाद आपको हर एक चैप्टर की, चाहे वो बाल विकास हो, शिक्षण अधिगम हो, विज्ञान हो, और उसके बाद सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, सारी क्लासेस मिलेंगी। तो अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, आपके जो भी ग्रुप बने हो डीएलएड के, और वीडियो को लाइक करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और हमारा नंबर सेव करिए, और हमारा नाम है विनय। विनय सर के नाम से नंबर सेव कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि एक बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपको बताना है दोस्तों एक बिंदु से, ठीक है ना। तो सोचिए और इसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बिंदु से दोस्तों जैसे ये रेखा निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंपल सी बात हो जाएगी, असंख्य। ठीक है ना। पता नहीं दोस्तों कितनी आपकी दोस्तों यहाँ पर रेखाएं निकल जाएंगी। फिर दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका असंख्य। ठीक है ना। जैसे दोस्तों आपको ये एक रेखा है, इसमें यहाँ एक बिंदु हो गया, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, तो इसमें मतलब बहुत ढेर सारे बिंदु हो सकते हैं। अब बात करेंगे तीसरा प्रश्न। गोले का पृष्ठ होता है, कैसा होता है दोस्तों आपको ये बताना। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा वक्रतल। ठीक है ना। जो गोले का पृष्ठ होता है दोस्तों वो होता है वक्रतल। आज का अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अब चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, कागज का तल होता है, कैसा होता है दोस्तों, ये समतल होता है। ठीक है ना। चौथे का हमारा ए विकल्प यहाँ पर सही होगा कि कागज का तल समतल होता है। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि किसी किरण का एक पूर्ण चक्कर कितने अंश का कोण बनाता है। ठीक ना। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या है। किसी किरण का एक पूर्ण चक्कर कितने अंश का कोण बनाता है, समझ गए होंगे आप लोग। इसका जो सही आंसर होगा सिंपल सी बात होगी, 5 का ए हो जाएगा 360 अंश। ठीक है ना। पूर्ण चक्कर की दोस्तों बात हो रही, कंप्लीट चक्कर। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। छठा नंबर क्वेश्चन है कि घड़ी के घंटे की सुई 6 घंटे में कितने अंश घूम जाती है, आपको ये बताना है। ठीक है ना। फिर से समझिए, घड़ी के घंटे की सुई 6 घंटे में कितने अंश घूम जाती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताएं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 घंटे में आ जाएगा आपका 180 अंश। ठीक है ना। जो घड़ी के घंटे की सुई होती है वो 6 घंटे में कितना घूमती है। तो बताइए आप लोग, 12 से जैसे शाम के 6 बज जाएंगे तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपका 180 अंश घूम जाती है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। सातवां क्वेश्चन क्या रहा हमारा, किसमें 2 अंत बिंदु होते हैं, आपको ये बताना है। तो सातवें दोस्तों जो सही आंसर होगा बताइए, सोचिए पहले। रेखाखंड। ठीक है ना। किसमें 2 अंत बिंदु होते हैं, उसमें होते हैं आपके रेखाखंड में होते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आठवां क्वेश्चन, एक रेखा में होती है, क्या होती है दोस्तों, अनंत लंबाई। ठीक है ना। तो रेखा में दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि निश्चित लंबाई होती है, शून्य लंबाई। सिंपल सी बात होती है, अनंत लंबाई होगा इसका आंसर। अब बात करेंगे आज का 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 9वां प्रश्न है कि एक किरण में होते हैं, क्या होता है दोस्तों आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा एक अंत बिंदु होता है। जो एक किरण होता है दोस्तों एक अंत बिंदु होता है। अब बात करेंगे आज का अगला प्रश्न, और अंतिम दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न है आज का। फिर उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होंगे। तो आज का 10वां प्रश्न क्या रहा हमारा कि निम्न में से किसमें समतल एवं वक्रतल दोनों होता है, आपको ये बताना है। तो 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका शंकु। शंकु में आपको दोस्तों पता है कि वक्रतल भी होता है और इसमें समतल भी होता है। तो 10वें का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों हमने पहले 10 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों चलिए देखते हैं आज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। अगर अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही है दोस्तों, उसको हल्का सा टच कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं आज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि कोण मापने की इकाई आपको बतानी है। तो सबको पता है कोण किसमें आता है दोस्तों, बोलते हैं ना आप लोग 10 अंश 50 अंश का कोण बनाइए, तो इसकी जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी अंश। ठीक है ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न।
आसान सा प्रश्न था। उसके बाद दोस्तों हमारा 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया कि तिर्यक रेखा को परिभाषित आपको करना है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा को आपको ध्यान से सुनना है, हम बता रहे हैं। देखिए, तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। जैसे दोस्तों आपकी दो ऐसे रेखाएं हैं, उसको दोस्तों ऐसे एक तिर्यक रेखा के काट देती है, यही आपकी तिर्यक रेखा हो जाती है। इसका दोस्तों आप नाम भी रख सकते हैं तिर्यक रेखा का, एल एम जैसे हो गया, और इस रेखा का नाम दोस्तों आप पी क्यू भी दे सकते हैं, और एस टी, जो भी दोस्तों आपको मन करे वो दे सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 8 कोण बनते हैं। 4 कोण बाय और शेष 4 कोण अंतर क्षेत्र में स्थित होते हैं। ठीक है ना, बस आप इतनी परिभाषा याद रखिएगा। आज का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा कि 3 असंख्य रेखीय बिंदुओं से कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। ठीक है ना, असंख्य रेखीय बिंदुओं से रेखाखंड आपको बताना है कि कितने खींचे जा सकते हैं। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो आप लोग अगर हर एक प्रश्न की तैयारी अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता है क्या कि आप लोग रट्टा मार के जाते हैं तो फिर आपसे गलतियां पेपर में हो जाती हैं। तो अब इसका आंसर दोस्तों जानेंगे कि क्या होगा कि 3 असंख्य रेखीय बिंदुओं से मतलब कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा हमारा, क्या होगा, सिंपल सा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में एबीसी का मान ज्ञात करो जबकि डीए समांतर दोस्तों आपका बीसी है। तो पहले दोस्तों इसका हम आपको फिगर दिखा देते हैं कि आपको फिगर कैसा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे इसका फिगर कैसा है। ठीक है ना, यहाँ पर पहले कोड एबीसी लिखा था, तो फिगर अभी आपके सामने बना देते तुरंत। तो दोस्तों ऐसा कुछ आपका फिगर है। ठीक है ना, और एक और दोस्तों लाइन है, उसको मिला देते हम लोग। ठीक है, फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसका दोस्तों नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पर डी लिखा है, यहाँ पर आपका ए लिखा है, यहाँ पर दोस्तों बी लिखा है, और यहाँ पर लास्ट में आपका लिखा है सी। ठीक है ना, ये कोड आपको दोस्तों क्या दे रखा है, 30 अंक का दे रखा है। तो नीचे दिए गए चित्र में कोड आपको ए बी सी का मान ज्ञात करना है। मतलब दोस्तों यार आपको कोड बताना है ए बी सी कितना होगा, जबकि दोस्तों डी ए समांतर आपके बी सी का है। ठीक है ना, दोनों समांतर रेखा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोड कैसा बन रहा है। त्रियक रेखा दोस्तों एक तरीके से हो गया, तो ये आपका एकांतर कोड है। तो अब उम्मीद करेंगे दोस्तों इसका आंसर आप खुद भी समझ गए होंगे और खुद भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा आप बोल सकते हैं आंख बंद करके, इसका आंसर होगा हमारा 30 अंक। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रेखा तथा रेखाखंड में आपको अंतर स्पष्ट करना है कि रेखा और रेखाखंड में अंतर क्या होता है, क्या दोनों एक ही चीज है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आपकी तैयारी दोस्तों प्रॉपर होगी तभी आप ऐसे प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो होता क्या है ना कि आप लोग सही से पढ़ेंगे नहीं दोस्तों तो आपसे गलतियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम रेखा की परिभाषा आपको बताते हैं कि आखिर रेखा होती क्या है। ठीक है ना, रेखा ए से लेके बी, जैसे दोस्तों आपके कुछ आपके एक ऐसी ए और बी दोस्तों हमने मान लिया रेखा है। ठीक है ना, ये आपकी, इसकी परिभाषा सुनिए। ए से बी तक के रेखाखंड अर्थात ए बी को एक ही से मतलब आगे एक दिशा में और बी से दूसरे दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाए तो इसे रेखा कहते हैं। दोनों सिरों पर तीर की नोक के चिन्ह बने हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर हम तीर का चिन्ह बना देते हैं जिससे यह पता चलेगा दोस्तों इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। ठीक है, अब रेखाखंड दोस्तों चलिए आप बता देते हैं रेखाखंड आपका क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों जो रेखाखंड होता है ना, इसकी परिभाषा ऐसी होती है कि किसी रेखा के एक भाग या खंड को रेखाखंड कहते हैं। जैसे दोस्तों आपको यही है, इसको दोस्तों हम ऐसे कर देंगे जैसे यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पर एक भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, रेखाखंड। जैसे दोस्तों यहाँ बीच में डॉटेड कर देते हैं, ए बी लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ए बी एक रेखाखंड है, इसको जरा ध्यान में रखना है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑटो करेक्ट चल रहा है, अपने आप कुछ भी बन जा रहा है। ठीक है, इसको ए बी भी ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ए बी के ऊपर ऐसे बार करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, और रेखाखंड पर स्थित किसी बिंदु से यदि इसके अंत्य बिंदुओं की माप समान हो तो उस बिंदु को मध्य बिंदु कहते हैं। दो रेखाखंडों को योग एवं अंतर के बराबर एक रेखाखंड खींचा जा सकता है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि संगामी रेखाओं से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि संगामी रेखाएं होती क्या है।
एक ही तल में तीन या अधिक रेखाओं के संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर समझिए, एक ही तल में तीन या अधिक रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं यदि ये सभी रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा बिंदु, ठीक है ना, तथा यह बिंदु दो दी गई रेखाओं का संगामी बिंदु कहलाता है। ठीक है ना, जैसे दोस्तों आपको कुछ ऐसा समझ लीजिए कि, ठीक है, ऐसे ऐसे आपने फिगर दोस्तों देखा होगा, एक ही बिंदु से ले जाना हम लोग को। ठीक है, कुछ दोस्तों आपका ऐसा फिगर बन जाएगा, हो जाएगा पी ओ, ठीक है ना, ये हो गया दोस्तों आपके संगामी रेखाएं या कनकरेंट लाइंस। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। इसकी एक बार पहले हम परिभाषा फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। एक ही तल में तीन या अधिक रेखाओं के संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, एक ही तल में मतलब तीन या अधिक रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं यदि ये सभी रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा यह बिंदु, ठीक है ना, दी गई रेखाओं का संगामी बिंदु कहलाता है। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे दी गई आकृति में एल एम एन एन, ठीक है, एल एम एन पी संगामी रेखाएं, क्योंकि ये सभी रेखाएं एक ही बिंदु O से होकर जा रही हैं। ठीक है ना, ये बिंदु O से होकर जा रही हैं। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अब दोस्तों बारी आती है 17 नंबर क्वेश्चन की, बात हो रही है कि इसमें ठोस बेलन में कितने समतल एवं वक्रतल होते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, ठोस बेलन में दो समतल होता है, ठीक है ना, दो समतल, और इसमें होता है एक वक्रतल। ठीक है, इसका आंसर होगा दो समतल एक वक्रतल। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है ना दोस्तों, आपको ये बताना है तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से, मतलब मान लेते हैं एक बिंदु दोस्तों ये, एक बिंदु आपका ये, इससे होकर कितनी दोस्तों रेखाएं खींची जा सकती है बताइए। दो बिंदु आपके ए और बी है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब आप ए बी को मिला देंगे तो सिंपल सा जो इसका आंसर आएगा आप समझ गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। जी हाँ दोस्तों, एक से अधिक रेखाएं नहीं खींची जा सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंपली केवल एक। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका डीएलएड बीटीसी या दोस्तों कहीं कहीं पर ये क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे कि तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सिर्फ एक रेखाएं खींची जा सकती है, या रेखाएं नहीं कहेंगे उसको, एक रेखा कहेंगे, एक रेखा खींची जा सकती है। अब दोस्तों चलिए देखते हैं आज के लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के लघु उत्तरीय प्रश्नों को। सबसे पहले 19 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि चित्र में रेखा एल और एम समांतर है। तो दोस्तों आप देख रहे हो एल और एम क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं। तिर्यक रेखा दोस्तों टी उसे काटती है, तो दोस्तों ये आपकी तिर्यक का टी है उसे काटती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया आपका कोण 1 बराबर 50 अंश। तो दोस्तों ये जो आपका कोण 1 है ये कितना आपका है, ये 50 अंश आपका दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको दोस्तों बताना कि कोण 2, कोण 4, कोण 6 तथा कोण 8 के माप ज्ञात करने हैं। देखिए आपको बता दें दोस्तों, ये जो कोण 1 है अगर ये 50 अंश है, जी हाँ दोस्तों कोण 1 बराबर 50 अंश है, तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये पूरी एक सरल रेखा है ना, सीधी रेखा। तो दोस्तों कोण 2 का मान क्या हो जाएगा, मतलब सिंपल सी बात है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश। कोण 1 का दोस्तों जब आपको मान पता है कि 50 अंश है, तो दोस्तों आप कोण 2 का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कोण 2 बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस का 50। तो यहाँ से दोस्तों कोण 2 का मान हमारा कितना आ जाएगा, 180 में से 50 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 130 अंश। ठीक है ना, 130 अंश। तो हमें कोण 2 का मान पता चल चुका है 130 अंश होगा। अब हमें क्या क्या बताना है, कोण 2 का निकल गया, कोण 4 का बताना है। देखिए दोस्तों जो कोण 2 का, ये दोस्तों जो कोण 2 का और कोण 4 जैसे हमें निकालना है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है ना, कोण 6 का भी निकालना है। तो दोस्तों देखिए आपको बता दें पहले, कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संगत कोण। ठीक है ना, संगत हो गया। कोण 6 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ठीक है, या कोण 4 बराबर लिख सकते हैं, कोण 4 बराबर ये दोस्तों हो जाएगा आपका एकांतर कोण, एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे कैसे आ रहा है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। और हमें निकालना था दोस्तों अंतिम में कोण 8 का मान। तो कोण 4 और कोण 8 क्या हो जाएगा, ये संगत कोण हो जाएगा। कोण 4 और बराबर कोण 8 ये हो जाएगा आपका संगत कोण। ठीक है, एकांतर कोण अभी हमने किसका निकाला था, कोण 4 का, कोण 6 से, ये 6 है यहाँ पर। ठीक है ना, तो जरा इसको ध्यान से देखिए, ये आपका लिखा है 6 लिखा है बस। तो दोस्तों देखिए कोण 2 का मान हमारा 130 आ गया था, तो कोण 6 का मान भी हमारा 130 हो गया, मतलब कोण 4 बराबर कोण 6। तो सबका मान दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, कोण 2, कोण 4, कोण 6 और कोण 8 का मान हमारा कितना आ जाएगा 130 अंश, क्योंकि सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं बराबर हो रहे हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न।
तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि चित्र में AB और PQ समांतर रेखा है, मतलब आपका AB ये है, ठीक है ना, और PQ ये आपकी समांतर रेखा है। तिर्यक रेखा LM उसे बिंदु C और D पर काट रही है। तो दोस्तों ये जो आपकी तिर्यक रेखा L और M है, इसको बिंदु यहाँ पर C और D पर काट रही है। कोण 6 बराबर 70 अंश है। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी, ये कोण आपका ये 6 दे रखा है, ये 70 अंश का है। तो अन्य सभी कोणों के आपको मान बताने हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले दोस्तों देखें, कोण 6 बराबर आपका कितना दे रखा है यहाँ पर 70 अंश। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, कोण 5 का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए ये भी आपकी एक सरल रेखा है, तो आप ये कर सकते हैं, कोण 6 प्लस का कोण 5 बराबर हो जाएगा आपको 180 अंश। कोण 6 का मान दोस्तों आपको पता है कितना दे रखा है यहाँ पर 70 अंश, प्लस कोण 5 बराबर आपको हो जाएगा 180 अंश। यहाँ से कोण 5 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 180 माइनस का 70, ठीक है ना। घटाने पर कोण 5 बराबर आ जाएगा आपका 110 अंश। कितना आ जाएगा 110। ये सब बातें ध्यान में आपको रखना है। मतलब कोण 5 का दोस्तों यहाँ पर मान आपका आ गया 110 अंश। अब उम्मीद करेंगे कि आप इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे कैसे होगा। कोण 5 का दोस्तों जो एकांतर कोण हो जाएगा वो कोण 3 हो जाएगा, ये बराबर होगा। कोण 5 का संगत कोण दोस्तों कोण 1 हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों जब आप कोण 3 का मान निकाल लेंगे तो कोण 3 बराबर दोस्तों कोण 7 हो जाएगा संगत कोण, कोण 6 बराबर कोण 2 हो जाएगा, ये भी आपका संगत कोण। कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा, ये आपका संगत कोण। तो हमें क्या क्या दोस्तों बताना है, तो आप चलिए देख लेते हैं, लिस्ट निकाल लेते हैं। कोण 6 का मान दोस्तों हमें पता चल चुका है, 70 अंश क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है ना। कोण 6 बराबर 70 अंश था हमारा प्रश्न में, जैसे हमने देखा। कोण 5 का मान अभी हमने निकाल लिया, कोण 5 का मान हमारा आ रहा है 110 अंश। तो सबसे पहले कोण 5 का कोण 3 बराबर निकाल लेते हैं। कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 3, ये क्या आपका एकांतर है, ठीक है ना। और दोस्तों कोण 3 बराबर कोण 7 हो जाएगा, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7, ये आपका संगत कोण है, ठीक है ना। और कोण 6 बराबर कोण 2 हो जाएगा, ये भी दोस्तों आपका संगत कोण हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कोण है, संगत। हमने तीन चीजें मान मतलब निकाल लिया, कोण 5 का, कोण 3 का और कोण 6 का। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप डेफिनेटली करके आना है आपको, ठीक है ना। तो किसका किसका दोस्तों मान अभी हमने निकालना है। कोण 5 का मान हमें पहले से दिया गया था, मतलब दोस्तों हमें कोण 6 का मान दिया गया था, हमें कोण 5 का मान निकालना है। तो हमारा कोण 5 का मान आ गया था 110 अंश आ गया। तो एक एक करके चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर हमारा कोण 1 का दोस्तों जो मान आ रहा है वो आ रहा है आपका 110 अंश। कैसे आ रहा है अभी आपने देखा। कोण 1 का मान दोस्तों 110 कैसे आएगा, इसको समझ लीजिए पहले। कोण हमारा जो 5 है उसका मान आपका यहाँ पर 110 है, ठीक है ना। कोण 5 का मान 110 है, तो कोण 1 का मान भी क्या है दोस्तों, ये आपका है एक तरह से संगत कोण है, ठीक है ना। कोण 5 बराबर हो जाएगा आपका कोण 1। तो कोण 1 का मान भी दोस्तों आपका 110 हो गया। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, कोण 5 का मान अभी आपने निकाल लिया, कोण 3 का मान और कोण 7 का मान। देखिए 5 और 3 क्या है, अभी हमने आपको बताया क्या है दोस्तों, एकांतर कोण है। उसके बाद दोस्तों 3 और 7 दोस्तों क्या है, ये भी दोस्तों आपका संगत कोण है, 3 और 7। तो हमारा यहाँ से कोण 7 का मान भी हो जाएगा 110, ठीक है ना। और कोण 3 का मान दोस्तों आपको पता ही 110 हो जाएगा, और कोण 5 का भी। इतने मान दोस्तों आपके कितने हो जाएंगे, 110 अंश के हो जाएंगे। बाकी दोस्तों कोण 2 का बराबर कोण 4 का बराबर कोण 8 का मान हो जाएगा हमारा 70 अंश, ठीक है ना। कोण 2, 4 और 8, ठीक है। आसान सा प्रश्न था, इसको आप कर सकते हैं। खाली संगत और एकांतर कोण का पूरा खेल है। देखिए कोण 6 का दोस्तों मान क्वेश्चन में आपको दिया गया था, कितना दिया गया था आपका 70 अंश। तो कोण 6 और कोण 2 क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, ठीक है ना। कोण 6 और कोण 2 को हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कोण 4 और कोण 8 का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, जो कोण 6 है दोस्तों और कोण 4 है, ये आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण हो जाएगा। जब दोस्तों आपने कोण 4 का मान निकाल लिया तो कोण 4 और 8 क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 21 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति की सहायता से निम्न के मान बताने। चार बिंदु दोस्तों आपको इसमें पहले बताना कि चार बिंदु कौन कौन से हैं। क्वेश्चन आसान लग रहा होगा। देखिए आपका OPQR, एक QPQR, ये दोस्तों आपके चार बिंदु इसमें आप लिख सकते हैं। तो पहले का दोस्तों जो आंसर हो जाएगा ए वाला O, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको आंसर कर दीजिएगा आप लोग। OP अच्छे से लिखिएगा, Q और R, ठीक है। हमारा पहला आ गया। दूसरा दोस्तों बारी आती है आपका बी वाला जो आंसर करना है, एक रेखा आपको बतानी है। तो आप देख रहे हो दोस्तों क्यू यहाँ पर लिखा, ये टी लिखा, मतलब एक आपको रेखा तो दिख गई, QT हो गई। सी वाला दोस्तों जो प्रश्न है उसका आंसर जब हम करेंगे तो उसको कैसे करेंगे आइए दिखते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारी तीन किरणें आपको बतानी है। तो पहला हो जाएगा आपका OP हो जाएगा ये वाला, OQ हो जाएगा और OR हो जाएगा, ठीक है ना। OP, OQ
और ओ आर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको 4 रेखाखंड आपको यहाँ पर बताने हैं। तो 4 रेखाखंड दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी जरा डाल देते हम लोग। पहला हो जाएगा हमारा ओपी हो जाएगा दोस्तों, देखिए। फिर दूसरा हो जाएगा हमारा ओ क्यू हो जाएगा। फिर दोस्तों आ जाएगा ओ आर और एस टी, ठीक है ना। ये नीचे एस और टी, ये आपके 4 रेखाखंड भी हो गए। अब देखते हैं आज का हम लोग अगला प्रश्न। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आप करने में सक्षम हो जाएंगे तो डेफिनेटली पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, कोड पी क्यू आर में बिंदु ए पी सी डी ई कोड किस भाग पर स्थित है, ठीक है ना। कोड पी क्यू आर में दोस्तों आपको बताना जो ये बिंदु है ये कहाँ कहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे होंगे जो कोड है आपको यहाँ पर क्या लिखा है, पी लिखा है, क्यू और क्यू है और आर है। उसके बाद दोस्तों आपको ए बी सी डी ई कोड के किस भाग पर स्थित है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपका ए और ई है ये कहाँ दिख रहा है आपको, अभ्यंतर में, ठीक है। कहाँ पर है, अभ्यंतर। तो थोड़ी हिंदी भी दोस्तों कठिन होती है, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। ए और ई है दोस्तों ये आपका है अभ्यंतर में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है सी और डी। सी और डी देखिए बाहर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सी और डी दोस्तों, इसको आप कॉमा लगा के सेपरेट भी कर सकते हैं अलग अलग। तो सी और डी दोस्तों हो जाएगा आपका कहां पर होगा, ये आपका है बहिर्भाग में, बहिर्भाग में, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपकी बी भुजा, ठीक है ना। ये कहां पर है दोस्तों, ये आपकी जो आपकी बी भुजा है ये आपकी भुजा पी क्यू पर है, पी क्यू भुजा पर, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे आसान आसान से प्रश्न आ सकते हैं कि कोड कहां पर कौन स्थित है। जैसे आपने देखा दोस्तों सी हो, ठीक है ना, ई हो, ए हो और कुछ भी हो, तो आपको इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको प्रश्न हल करने का तरीका सही से पता चल जाता है एक बार, ठीक है ना, इसको समझ लीजिए, तो आप डेफिनेटली पेपर में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। जब तक आपको फार्मूला क्लियर नहीं होगा तब तक दोस्तों आपके लिए दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो आगे के पार्ट के लिए हमने जो कमेंट बॉक्स में लिंक है सब कुछ दे दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। समझ में आई वीडियो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।